हाँ जी, सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। तो जल्दी से बताएं, वॉइस है वो प्रॉपरली आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस है वो सही से आ रही है क्या आप तक? हाँ जी, गुड मॉर्निंग रीनू गढ़वाल। वॉइस के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दें, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज नया टॉपिक। ऑल ओके सर, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी की 3D ज्योमेट्री। बीएससी वाली 3D ज्योमेट्री जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर हर एग्जाम में काम आएगी। और लास्ट टाइम तो 3D से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है लास्ट टाइम, तो इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से करना होगा। क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है संगीता जी। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको सर्कल के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि जो काम 2D के अंदर लाइन का है वही काम 3D के अंदर प्लेन का है, और हमने देख भी लिया है। इसकी जनरल इक्वेशन है, उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर 2D में है तो एक्स वाई में रिलेशन होगा, और आपके पास 3D में है तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो लगभग सारा का सारा काम, चाहे एक बिंदु की एक समतल से लंब दूरी हो, या बिंदु का समतल में लंब पाद हो, या बिंदु का समतल में प्रतिबिंब हो, ये सेम चीजें 2D में एक रेखा और एक बिंदु के साथ हो रहा था। चाहे दो समतलों के मध्य कोण हो या दो रेखाओं के बीच कोण हो, तो लगभग चीजें वो क्या है, यहाँ पर सिर्फ जनरलाइज हो रही थी। वहां 2 कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पर 3 वेरिएबल या कोऑर्डिनेट आ गए एक्स वाई जेड। इसी प्रकार जहां पर 2D में आप सर्कल के पढ़ते हो, वर्त के बारे में पढ़ते हो, लगभग सारा का सारा काम है वो 3D में हमें स्फीयर के बारे में पढ़ना है, और लगभग सेम उसी प्रकार ये काम करेगा। अगर आपको सर्कल वाला टॉपिक आपका अच्छा है तो इसमें आपको स्फीयर में ज्यादा समस्या नहीं आएगी, गोले में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले हम सिलेबस। क्या सिलेबस है? 3D ज्योमेट्री है, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काफी बड़ा योगदान है, 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 2D में हम बात सॉरी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस है वो स्फीयर यानी गोला, कोन यानी शंकु, और सिलेंडर यानी कि बेलन है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में एक टॉपिक और जुड़ जाता है, सेंट्रल कोनिकोइड। वो हमें नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा हमारा काम है वो आसान है। तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस। स्फीयर यानी कि गोला, तो जो मैथमेटिकल वर्ड है भाई आप इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पढ़ना इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन वेरियस फॉर्म, यानी भिन्न भिन्न रूपों में गोले की समीकरण क्या होती हैं, केंद्रीय रूप क्या होता है, डायमेट्रिक रूप क्या होता है यानी व्यास रूप क्या होता है, 4 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, या मैं बात करूं जनरल फॉर्म क्या होती है, उन सभी के बारे में हमें 1 बाय 1 करके देखना है। नेक्स्ट है टेंजेंट प्लेन, यानी कि स्पर्श समतल। जैसे हमने स्फीयर उसमें सर्कल में पढ़ा था टेंजेंट लाइन, तो यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा टेंजेंट प्लेन, क्योंकि लाइन की जगह यहां पर प्लेन आ जाता है। उसके बाद पोल एंड पोलार, ध्रुव एंड ध्रुवी का समीकरण, ध्रुव क्या होता है और ध्रुवी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर का इंटरसेक्शन देखना है। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में कोण क्या बनेगा, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है, जब उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो उन स्फीयर को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल स्फीयर। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, सिलेबस में यही है लिखा हुआ। हालांकि एक दो चीजें और देख लेते हैं, नॉर्मल जो डेफिनेशन, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। रेडिकल प्लेन क्या होता है, रेडिकल लाइन क्या होती है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, मूलाक्स मूल केंद्र, मूलक समतल, इनके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि सिलेबस में आपके इतना ही लिखा हुआ। नेक्स्ट आपके पास है शंकु, कोन यानी कि शंकु। तो शंकु के अंदर सबसे पहले शंकु की परिभाषा, शंकु क्या है। उसके बाद अनवलोपिंग कोन पढ़ना है, अनवलोपी शंकु पढ़ना है। टेंजेंट प्लेन वही, स्पर्श समतल पढ़ना है। रेसिप्रोकल कोन, व्युत्क्रम कोन क्या होता है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, 3 परस्पर लंबवत जनरेटर यानी जनक के बारे में पढ़ना है। और राइट सर्कुलर कोन यानी कि लंबवर्तीय, राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है, लंबवर्तीय शंकु,
लंबवर्तीय शंकु। तो ये आपका सिलेबस है शंकु का। नेक्स्ट आपके पास है सिलेंडर। सिलेंडर को बोलते हैं बेलन। बेलन जो आप हमेशा यूज में लेते हो, बेलन वैसा ही नहीं दिखाई देता। हम तो यूज में लेते हैं तो वहां से बीच से मोटा और साइड से पतला होता है। इस बेलन का मतलब जैसे अपन वो नहीं होता क्या, जैसे ड्रम वगैरह है उस टाइप का, अगर उस टाइप का तो लंबवर्ती हो जाता है। उसके अलावा भी बेलन बनते हैं, अपन बेलन है वो एक ही ज्यादा देखते हैं। तो सिलेंडर में सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है उसकी डेफिनेशन इक्वेशन के बारे में देखेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है और एनवलपिंग सिलेंडर क्या होता है। आसान चीजें हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक भी कम हो रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर और एनवलपिंग सिलेंडर। कोन में कोन है, एनवलपिंग कोन है, टेंजेंट प्लेन, रेसिप्रोकल कोन, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स और राइट सर्कुलर कोन। इससे ज्यादा है इसमें और इसमें थोड़ा सा इससे ज्यादा है। तो हम बात करें लगभग मोटा मोटी लगभग 10 क्लास का मैटर है। हो सकता है क्लास ज्यादा हो जाए, हो सकता है क्लास कम हो जाए, बट लगभग 10 क्लास का मैटर है। इसमें शायद 4 से 5 क्लास लगेंगे, इसमें 3 क्लास लग सकते हैं और इसमें 2 या 3 मैक्सिमम, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक है नहीं। तो सबसे पहले हमें स्पेयर को अच्छे से करना है, इसका बार बार यूज भी होगा। तो ये टॉपिक हमें समझ में आ गया है तो ये वाले तो आसान है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भी आपको दे दिया जाएगा कोन का एनवलपी बताओ, एनवलपी कोन क्या होता है, रेसिप्रोकल कोन बताओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैंने शुरू में बोला था और वापस बोल रहा हूं कि बुक ले आओ भाई। जो आपके बीएससी और एमएससी के टॉपिक हैं उनके लिए आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए आपको कम से कम इसके सोल्ड एग्जाम्पल हैं वो करने ही करने हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो बुक है वो लेकर के आ जाओ और जैसे जैसे पढ़ रहे हैं चैप्टर वैसे वैसे आपको बुक के क्वेश्चंस और आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो करने। ठीक है ना। तो ये सिलेबस आपका छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान। आपने जैसे 3D पढ़ी है 11th 12th वाली, उसमें तो फिर भी आपकी चीजें हैं वो डायरेक्शन रेशियो कौन वो चीजें हैं। यहाँ पर तो सिलेक्टेड चीजें हैं, बहुत ही सिलेक्टेड छोटा सा सिलेबस है। बस क्वेश्चन इसमें क्या है 2-4 क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है तो हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन बड़े हैं तो उनको हम याद रख लेंगे। याद रखने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो उनका हम डायरेक्ट एज ए रिजल्ट के तौर पर ध्यान में रख लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर एज ए रिजल्ट के तौर पर ध्यान रख सकते हैं। मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिनको आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये थ्योरी स्टेटमेंट ये भी ध्यान रखते हो परिभाषा, तो उनको भी हमें ध्यान रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्फीयर के बारे में, यानी कि गोला। स्फीयर यानी कि गोला। तो हम परिभाषा की बात करें तो आप वर्त की परिभाषा देते हो 2D में, यानी समतल में एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा अचर रहती है, क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। समतल में बात की हमने, समतल या 2D में। इसी प्रकार हम बात करें समष्टि में, समष्टि यानी कि 3 डायमेंशन, यानी हम बात करें स्पेस में, तो स्पेस में या मैं बात करूं समष्टि में एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उस बिंदु का बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है, स्फीयर यानी कि गोला कहलाता है। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, या मैं बोलूं इन स्पेस ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड स्फीयर। यानी एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, ये बिंदु आपका, इसका बिंदु पथ बताना है तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु, ये मान लेते हैं कोई स्थिर बिंदु है, तो इससे दूरी हमेशा अचर रहेगी। ये बिंदु यहां आएगा तो भी इतनी रहेगी, ये यहां पर आएगा तो भी इतनी रहेगी। तो 3D में इन बिंदु का बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है, वो आपका स्फीयर यानी कि गोला कहलाता है। और जो आपके पास स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु ये आपका क्या कहलाता है, ये इसका केंद्र कहलाता है, इस गोले का केंद्र कहलाता है। और जो स्थिर दूरी है, अचर दूरी है, वो इस गोले की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यही परिभाषा 2D में आपके पास किसकी थी, सर्कल यानी कि वर्त की थी। तो चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो समष्टि में या अंतरिक्ष में। समष्टि में एक बिंदु का बिंदु पथ, एक बिंदु का
बिंदु पथ गोला कहलाता है, गोला कहलाता है यदि फिक्स यानी कि निश्चित बिंदु, फिक्स को क्या बोलते हैं हमें, निश्चित बिंदु, फिक्स निश्चित बिंदु से इसकी दूरी अचर रहती है, इसकी दूरी अचर रहती है। लैंग्वेज आप कैसे भी कर सकते हो, इल्टी सुल्टी कहलाता है, या ऐसे भी लिख सकते हो, समष्टि में एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी फिक्स बिंदु से या निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, गोला कहलाता है। तो आगे पीछे कैसे भी करके कर सकते हो, मेन आपको कंसेप्ट समझना है। तो मान लेते हैं फिक्स बिंदु आपके पास सी है, और जो बिंदु हम निकाल रहे हैं वो बिंदु आपके पास अल्फा बीटा गामा या एक्स वाई जेड ले लो। अगर अल्फा बीटा गामा लेंगे तो लास्ट में हमें बिंदु पथ निकालते हैं तो एक्स वाई जेड में रिप्लेस करना ही पड़ता है, तो हम ऐसे भी एक्स वाई जेड ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सी पी ये डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर, फिक्स डिस्टेंस है वो आर के बराबर है। सीपी दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, सीपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते ही हो। और मान लेते हैं ये बिंदु आपके पास ए बी सी है, सी बिंदु के निर्देशांक ए बी सी है, पी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप सभी जानते हो, क्या हो जाएगी भाई, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया है गोले की समीकरण। कौन सी, सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं इसको, कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपके पास यहां पर देखो, अच्छा गोले की समीकरण कौन कौन सी पढ़ेंगे, तो गोले की परिभाषा देख ली है और हमने समीकरण भी देख लिए। गोले की समीकरण में हम पढ़ेंगे सेंट्रल फॉर्म यानी कि केंद्रीय रूप, जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप, डायमेट्रिक फॉर्म यानी कि व्यास रूप, और 4 पॉइंट फॉर्म यानी 4 बिंदुओं से गुजरने वाला गोला। और उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर यानी सकेंद्रीय गोले की समीकरण, जिनका केंद्र सेम हो ऐसे गोलों क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक या सकेंद्रीय गोले। तो सबसे पहले सेंट्रिक फॉर्म, ये सेंट्रल फॉर्म। तो सेंट्रल फॉर्म में क्या होगा आपके पास, उसका केंद्र गिवन होगा। तो मान लेते हैं उस गोले का केंद्र है वो ए बी सी है, त्रिज्या यानी कि रेडियस गिवन होगी और त्रिज्या मान ली आर है। तो बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि जो सेंट्रल फॉर्म है गोले की वो आपके पास कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आपके पास गोले की कौन सी फॉर्म है, केंद्रीय रूप है, जिसमें केंद्र गिवन है और त्रिज्या गिवन है। तो ये सेंट्रल फॉर्म है। अगर आपके पास सेंटर 0 0 0 यानी कि ओरिजिन हो जाए, अगर सेंटर आपका ओरिजिन हो जाता है इफ सी यानी कि आपके पास 0 0 0 हो जाए, तो उस केस में आपके पास गोले की समीकरण है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आपके पास गोले की समीकरण आ जाएगी, और इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरल रूप है, सबसे सिंपल रूप है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा यूज आने वाली फॉर्म है वो यही फॉर्म है। हम 2D में बात करते हैं तो जेड गायब हो जाएगा, यहां से जेड गायब हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, वर्थ को रिप्रेजेंट करेगा 2D में, जबकि 3D में आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है ठीक है गोले को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सर्कल पढ़ा हुआ है अच्छे से, यानी वर्थ के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो गोले में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म आपके पास जनरल फॉर्म। जनरल समीकरण क्या होती है, तो आपने देखा अभी सेंट्रल फॉर्म एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz प्लस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हम आसान कर लेते हैं, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस का 2ax माइनस का 2by माइनस का 2cz और प्लस आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 आपके पास ये समीकरण आ गई है। अब हम क्या करें, थोड़ा सा इसको अगर इस प्रकार लिखते हैं, इस समीकरण को अगर मैं इस प्रकार लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0 प्लस डी बराबर 0 अगर मैं लिख लेता हूं, तो यहां से आप तुलना करोगे, इन दोनों की तुलना करो, इसकी और इसकी तुलना करते हो, तो x का गुणांक कितना है 2u, यहां पर x का गुणांक माइनस 2a है, तो यहां से हम देखें तो u बराबर माइनस a, या मैं लिखूं a बराबर माइनस u, और यहां से आप देखोगे b बराबर माइनस का v और यहां से c बराबर माइनस का w आ रहा है। इन दोनों समीकरण में हम आपस में अगर तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक तो दोनों में क्या है, एक 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 है। एक्स का गुणांक की तुलना करें, वाई की गुणांक की तुलना करें और जेड के गुणांक की तुलना करते हैं, तो आपके पास ए बी सी का मान माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू आ रहा है। और यहां से हम डी देखें तो आपके पास डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां से अगर हम आर का मान निकाल लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का डी का अंडर रूट, या चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस डी, और इसको और सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम तुलना करके हम देख रहे हैं कि समीकरण अगर एक हमारे पास थी, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से हमें पता चल रहा है कि समीकरण का सेंटर है, जो केंद्र है वो ए बी सी है और रेडियस आर है। केंद्र आपके पास ए बी सी है और रेडियस आर है, तो यहां से हम तुलना करें तो आपके पास जो केंद्र इसका आ रहा है, तो केंद्र ए बी सी का मान कितना है, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू है। और हम बात करें त्रिज्या यानी कि रेडियस की, तो आपके पास रेडियस कितनी आ रही है, आर का मान वो आ रहा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका सेंटर और रेडियस आ रही है। मोस्टली इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि अगर आपको जनरल इक्वेशन दी हुई है तो उसका रेडियस बताओ क्या होगी और उसका सेंटर है वो क्या होगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो यही बनता है यहां से। तो कैसे निकालना है ये तो हमने देख लिया, बाय कैलकुलेशन बाय डेरिवेशन। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्स वाई जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनका गुणांक 1 बनाना है। जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म में ध्यान रखना इनका गुणांक 1 बनाना है। ये नहीं यहाँ पर 2 2 2 लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दिए बिना ही हम अगर सेंटर निकालेंगे तो वो गलत आ जाएगा। इनका गुणांक है वो इकाई आना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि x का जो भी गुणांक है, x का जो भी गुणांक है उसका हाफ करना है। आधा करने मतलब 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दिया u है और फिर माइनस लगा देना है। इसी प्रकार y के गुणांक में 2 का भाग देकर माइनस लगाना है, और z का जो भी गुणांक है उसमें 2 का भाग देकर के माइनस लगाना है। तो आपके पास उस स्फीयर, उस गोले का केंद्र मिल जाएगा, उस गोले का केंद्र मिल जाएगा। और अगर हमें निकालनी रेडियस तो क्या करना है, सेंटर का जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है और माइनस कांस्टेंट टर्म कर देनी है और उसका अंडर रूट ले लेना है।
तो आपको उस गोले की त्रिज्या मिल जाएगी, उस गोले की त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखें तो कोई भी द्विघात समीकरण एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण एक गोलक को निरूपित करती यदि कब करती है, यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक हैं वो समान होने चाहिए, उनके गुणांक हैं वो सेम हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के। और उसके बाद हम देखें तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के पद नहीं होना चाहिए, ये टर्म नहीं आना चाहिए। अगर मैं द्विघात समीकरण लिखूं जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स वाई जेड में जो जनरल द्विघात समीकरण होती है वो क्या होती है आपके पास, होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ये हमें आगे पढ़नी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2gx जेड प्लस 2fyz प्लस 2hxy। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं आप किसकी इक्वेशन पढ़ते हो, 2D के अंदर आप कोनिक सेक्शन की इक्वेशन पढ़ते हो तो वहां पर पढ़ते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy, यही पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर अपने को जेड जेड और लगा देना है अगर 3D में पढ़ रहे हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। पहले तो एक्स वाई जेड की द्विघात समीकरण, फिर दो दो टर्म एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई, फिर आपके पास एक्स वाई जेड के सिंगल टर्म और फिर आपके पास कांस्टेंट। तो ये द्विघात समीकरण है एक्स वाई जेड में जनरल फॉर्म है। अब यहां पर आप गोले की समीकरण देखोगे तो यहां पर आपके पास क्या होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक सेम, ए बराबर बी बराबर सी आना चाहिए, और दूसरा जी बराबर एफ बराबर एच बराबर 0 होना चाहिए। एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई के पद है वो नहीं आते हैं, इसका मतलब इनके गुणांक है वो 0 होंगे। तो ये आपके पास अगर ये 0 हो जाते हैं, ए बी सी सेम आ जाते हैं, तो उस केस में ये समीकरण है ये गोले के समीकरण को निरूपित करती है भाई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आसान सी चीजें हैं। अगर आपसे पूछे जैसे सिंपल एग्जांपल आगे, हालांकि आगे देखेंगे भी, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9y प्लस 4z बराबर 0। तो ये आपके पास गोले की जनरल समीकरण है, क्योंकि एक्स वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गुणांक सेम है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की टर्म नहीं है। तो इसके सेंटर क्या होगा बताओ भी, केंद्र और त्रिज्या, इसका केंद्र कितना होगा और त्रिज्या कितनी होगी। तो आप कह दो सर केंद्र के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम है वो इससे डिवाइड करना, 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो गोला मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा प्लस का 2x, यहां पर माइनस का 3y, ये प्लस का 4/3z बराबर 0। और हम बोल सकते हैं कि ये वाला गोला है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। मूल बिंदु से क्यों गुजर रहा है, क्योंकि सर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होती है इसका मतलब वो ओरिजिन से पास होता है, ये हमने देखा था। तो यहां से हम केंद्र की बात करते हैं तो इसका आधा करके और माइनस लगाना है -1, ये प्लस 3/2, ये आ जाएगा माइनस का 2/3। इनमें भाग देना है 2 का, जैसे 2 का भाग दिया तो 1 आया माइनस लगा दिया, 2 का भाग दिया 3/2 और माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर इसको 2 का भाग दिया तो 2/3 और माइनस लगाएंगे तो -2/3। अगर रेडियस चाहिए तो इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 9/4 प्लस इसका स्क्वायर 4/9 का अंडर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी मान आएगा वो इसकी रेडियस हो जाएगी। बिल्कुल एक्शन अगर बता रहे हैं -1 3/2 और -2/3। तो इस प्रकार हम केंद्र और त्रिज्या की समीकरण है वो निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, अब इसको उस फॉर्म में लिखना, सेंट्रल फॉर्म में, तो x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2/3 जेड प्लस 2/3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर का मान यहां से जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहां से हम सेंट्रल फॉर्म में जा सकते हैं और यहां से इसमें जाना है तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करना है, इसका स्क्वायर है वो खोलना है। तो आपके पास जनरल फॉर्म में भी आप जा सकते हो। तो ये था आपके पास जनरल फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करें डायमेट्रिक फॉर्म यानी कि व्यास रूप। व्यास रूप का मतलब क्या है कि आपको अगर किसी गोले के व्यास के दो सिरे हैं उनके आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, व्यास है तो ये आपके पास सेंटर से गुजरेगा, ये मान लेते बिंदु ए है और बिंदु बी है, बी के निर्देशांक x1 y1 और z1 है और इसी प्रकार x2 y2 और z2। अगर किसी गोले के व्यास के सिरों के कोऑर्डिनेट हमें पता है तो उसके जो व्यास रूप में या मैं बोलूं उस गोले की समीकरण है वो कैसे लिखते हैं भाई। आपने वर्त में देखा होगा कि अगर व्यास है ये तो इसके ऊपर जैसे ही हम ये मिलाते हैं तो परिधि पर जिस बिंदु मिलते हैं उस बिंदु पर क्या बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये अगर कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y z है, अगर आप इसको यहां पर मिलाओगे तो भी क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। सेम ये चीज गोले में भी होती है, जैसे आपके पास वर्त में होता है सेम का सेम ये गोले में भी होता है। यानी आपके पास पी ए और पी बी क्या है, एक दूसरे पे लंब हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि पी ए वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट पी बी वेक्टर के साथ करोगे तो वो 0 आएगा भाई। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोण है और दो रेखाओं के बीच कोण 90 डिग्री का है या दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर हमें निकालना है पी ए या मैं बोलूं ए पी, थोड़ा सा इसको ए पी भी लिख सकते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। ए पी वेक्टर डॉट बी पी वेक्टर है वो 0 हो जाएगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना है। तो ए पी वेक्टर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x माइनस x1 और डॉट प्रोडक्ट के डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो वो आपके पास x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 बराबर 0। तो ये आपके पास क्या आ गई भाई, व्यास रूप में गोले की समीकरण आ गई है। एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया है ये समझ में आ गया क्या क्या इसमें, एक बार बताओ भी देख करके। इसमें क्या किया हमने, ये दो वेक्टर लिए हैं दोनों लंबवत हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 किया है सॉरी भाई। तो बताओ समझ में आया क्या, डॉट प्रोडक्ट 0 एपी वेक्टर क्या होगा, एपी वेक्टर आएगा आपके पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और बीपी वेक्टर आएगा x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। डॉट प्रोडक्ट 0 करना है तो वेक्टर आप जानते हो i का i के साथ गुणांक, y वाले का y के साथ गुणांक, सॉरी j वाले का j के साथ गुणांक और k वाले का k के साथ गुणांक। नॉर्मल सा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में आपने पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि समझ आया या नहीं आया। क्या वेक्टर लिख के दिखाऊं कौन कौन से वेक्टर बन रहे हैं। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, अगर आपने 3D पढ़ी है जो 11th 12th वाली, तो ये तो छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आया या आ गया है, एक बार थोड़ा सा कमेंट जरूर करके बताएं। यस सर, अक्षय नागर जी बोले यस सर हो गया, आसान सी चीजें हैं। तो भाई वेक्टर की बिल्कुल आसान चीजें हैं, ध्यान क्या रखना, डायरेक्ट x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर 0। यहां गलती हो सकती, बराबर गलती में हमारे से 1 लिखा जा सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0 आएगा। और भूल जाते हो, कुछ भी ध्यान नहीं रहता तो ये ध्यान रखना भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। कृष्णा शर्मा बोले हैं आ गया समझ में सर। रेनू गढ़वाल यस सर, ठीक है। तो आसान चीजें हैं, बता तो रहा हूं, बहुत ही आसान टॉपिक है ज्योमेट्री वाला, सबसे ज्यादा आसान। नेक्स्ट है 4.4 या 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर, एक समतल में स्थित नहीं होने चाहिए भाई, चारों बिंदु एक समतल में स्थित होंगे
तो वो एक वर्त बन जाएगा, एक वर्त बन जाएगा। इसलिए 4 हैं बिंदु, वो नॉन कोप्लेनर असमतलीय होने चाहिए। कम से कम एक बिंदु है वो दूसरे समतल में स्थित होना चाहिए। तो अगर आपके पास 4 बिंदु हैं, एक्स आर, वाई आर, जेड आर, आर का मान आपके पास 1 2 3 4, 4 बिंदु आपके पास है, इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आपके पास अननोन कितने हैं भाई? आपके पास अननोन u है, v है, w है, d है। 4 आपके पास अननोन है। अगर आपके पास 4 समीकरण मिल जाते हैं तो उनकी हेल्प से आप चारों अननोन निकाल सकते हो। तो ये बोल रहा है कि इन 4 बिंदुओं से गुजरता है, तो x1 y1 z1 इसको संतुष्ट करेगा, x2 y2 z2 भी संतुष्ट करेगा, x3 y3 z3 भी संतुष्ट करेगा और x4 y4 z4 भी संतुष्ट करेगा। चारों से संतुष्ट कराओ, 4 इक्वेशन आएंगे, वहां से u v w d को विलोप कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास गोले की समीकरण है वो आ जाएगी। और इसको अगर हम थोड़ा सा लिखते हैं तो बुक में लिखा तो कहीं काम नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कई बार अगर सीधा पूछ लिया जाए भाई ये इक्वेशन है कि नहीं, 4 मैट्रिक्स दे दें, बताओ कौन सी वो गोले के समीकरण को निरूपित करेगी, तो उस समय ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 4 हैं, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4 ये रखना है। क्वेश्चन यहां से सोल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पॉइंट रखना है और क्वेश्चन हो जाएगा। कि बाय चांस कोई एग्जामिनर दे और हमारा नहीं पढ़ा हुआ हो भी क्या क्या पॉइंट कौन सी जगह आएगा, उसके लिए है, इसको ध्यान नहीं रखना है ज्यादा। अगर ऐसे बोले कि इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाला गोले की समीकरण कौन सी है, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, बिंदु उठाओ और सेटिस्फाई करवा के देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका आंसर है, जो नहीं करेगा उसका उत्तर है नहीं। तो अगर यहां से क्वेश्चन आता भी इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाला, इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाला या 4 बिंदुओं से गुजरने वाला क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन वही है, उससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जा सकता है। बस सेटिस्फाई कराई, देखो जो कर रहा है वो उत्तर है, जो नहीं कर रहा उसको डिस्कार्ड कर दो। तो ये था आपके पास 4 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको, 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण है। नेक्स्ट आपके पास सकेंद्रीय गोले का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर। ऐसे स्फीयर जिनके सेंटर सेम हो, जिनके सेंटर सेम हो, ये सारे क्या कहलाते हैं? कोसेंट्रिक स्फीयर यानी कि सकेंद्रीय गोले का समीकरण, जिनका केंद्र सेम हो। जैसे हमने पढ़ा था सकेंद्रीय वर्त, वैसे ही सकेंद्रीय गोले। तो अगर आपके पास गोले की समीकरण आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 कोई भी गोला है, तो इस गोले के सकेंद्रीय गोले का समीकरण दिए गए गोले के सकेंद्रीय गोले का समीकरण क्या होगा अभी बताओ? सेंटर तो सेम ही है, तो फर्क किस में आएगा? कांस्टेंट टर्म में आएगा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, क्योंकि सेंटर सेम है तो यहां तक तो समान ही रहेगा। डिफरेंस किस में आएगा आपके पास? कांस्टेंट टर्म में। तो लेमड़ा बराबर 0, जहां लेमड़ा क्या आपके पास एक पैरामीटर है, जैसे लेमड़ा के मान बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास अलग अलग कोसेंट्रिक गोले हैं वो मिलते रहेंगे। और लेमड़ा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन का यूज करके हम लेमड़ा का मान है वो निकाल सकते हैं, उस कंडीशन का यूज करके हमें लेमड़ा का मान है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इस गोले के सकेंद्रीय गोले का समीकरण आ गया है। तो ये थे आपके पास गोले के विभिन्न रूप में इक्वेशन या समीकरण। तो यहां बताओ भाई, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो यहां से जितने भी बन पा रहे थे लगभग बना लिए हैं, कुछ क्वेश्चन है वो आपको बुक से करने। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है एक। क्या पूछा गया? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज 2 - 3 4 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जिसका केंद्र 2 - 3 और 4 है और जो इस बिंदु से गुजरता है। तो ये आपके पास स्फीयर यानी कि आपके पास गोले का समीकरण है। यहां आपका पास सेंटर है 2 - 3 और 4, इस बिंदु से गुजरता है तो 1 2 -1। क्या चाहिए आपके गोले के समीकरण के लिए? आपको चाहिए एक बिंदु और एक आप सेंटर और एक चाहिए रेडियस। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये सेंटर तो गिवन ही है, ये आप रेडियस निकाल सकते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र यूज करके। एक काम तो आप ऐसा कर सकते हो, एक तो इन दोनों के बीच में दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र का उपयोग करके आप रेडियस निकाल सकते हो, और ये सेंटर है तो एक्स माइनस सेंट्रल फॉर्म का यूज करके आप गोले का समीकरण लिख सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जनरल फॉर्म लिख सकते हो या जनरल फॉर्म नहीं सेंट्रल फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे गोले का समीकरण आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 3 4 केंद्र वाले गोले का समीकरण, केंद्र वाले गोले का समीकरण आपसे पूछा है। तो क्या बताओगे भाई गोले का समीकरण, और रेडियस मान लेते हैं, त्रिज्या जिसकी क्या है r है। तो आपके पास आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर बराबर r²। अब r आपको निकालना है, r अननोन एक ही तो है, तो ये गोला कहां से गुजर रहा है, 1 2 - 1 से गुजर रहा है। तो यह है आपके पास 1 माइनस को नहीं प्लस 2 है भाई, 1 + 2 - 1 से गुजरता है। तो गुजरने का मतलब क्या है भाई, इसको संतुष्ट करेगा, गुजरता है तो संतुष्ट करेगा, यानी कि आपके पास 1 को, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 - 2 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस, जैसे y की वैल्यू 2 रखेंगे 25 प्लस z की वैल्यू -1 रखेंगे तो 25 बराबर r²। ये आएगा ना, z की जगह -1 रखना, 5 की स्क्वायर 25 25 और ये आपके पास 1, तो r² का मान आपके पास कितना आ गया भाई, 51 आ गया है। r² का मान आपके पास कितना आ गया है, 51 आ गया है। तो ये आपका मान यहां रखना है, तो गोले की समीकरण हो जाएगी x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर बराबर r²। r का मतलब आपके पास 51 आ गया। अब चाहो तो इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख सकते हैं, x² माइनस वो जो भी खोल के लिख देंगे तो जनरल फॉर्म, जिस फॉर्म में आपके पास ऑप्शन दिया गया है उस फॉर्म से आप कर सकते हो। या 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपने देखो, सबसे पहले तो उसका सेंटर UVW का मान निकाल के कि ये किस किस का सेंटर है, अगर 1 2 डिस्कार्ड हो रहे हैं तो वहां से डिस्कार्ड कर दो। फिर आपको देखना भी इस पॉइंट से गुजर रहा है तो इस पॉइंट को कौन सा संतुष्ट कर रहा है, तो जो ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको मेथड बताए भी, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो 2 मेथड हैं, इन दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो आपके पास सेंटर बताना है और रेडियस बतानी है इस स्फीयर की। तो पहला हम कर लेते हैं, दूसरा आप कर लेना भाई। दूसरा करते समय ध्यान क्या रखना है, 2 का भाग देना है। पहले में हम लिखें तो डायरेक्ट आपकी स्पीड हो जानी चाहिए, सेंटर लिखना है ना केंद्र, तो कितना आ जाएगा, इस और इसका गुणांक का आधा करना है और माइनस लगाना है, तो 1 - 2 और 3। और रेडियस की बात करें हम r, तो आपके पास 1 + 4 + 9, इसको इस साइड लेकर आना है, ध्यान रखना है, x² + y² + z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz माइनस नहीं प्लस d बराबर 0 था, तो इसको हम पहले इधर लेकर जाएंगे तो -11 बराबर 0 लिखेंगे और फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। तो यहां से आप देखोगे 9 और 1 10 और 11 4 25 हो गया, तो इसका √5 आ गया, तो r का मान 5 है और केंद्र आपके पास 1 - 2 और 3 आ गया है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, कुछ गलती ना हो, कैलकुलेशन आप देख सकते हो एक बार थोड़ा सा
सही है क्या? चेक करके बताओ जल्दी से। इसका आप निकालो भाई जल्दी से, सेकंड वाले का करके बताओ क्या कुछ आ रहा है। एक्शन आगे बता रहे हैं 1/2 माइनस का 1 और 3/2। अच्छा इसका बता रहे हैं 2 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 का भाग दिया तो आपके पास प्लस का 1 आएगा। हाँ प्लस का 1 में भाग देंगे 1/2 का, तो इसका बताओ भाई 2 का जैसे भाग दिया तो ये 2 2 2, तो इसको लिख सकते हैं आपके पास 1 और माइनस 1/2 प्लस का 1/2। ये आपके पास 2 आया, 2 में भाग दिया तो 1 माइनस का, ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस का आएगा और 3/2 हो जाएगा। इसको उधर लेके आना है -15 बराबर 0, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना है और आप इसका रेडियस भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यहां से बन सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इक्वेशन ऑफ स्फीयर joining of 2 - 3 1 and 3 - 1 2 एज ए डायमीटर। तो डायमेट्रिक फॉर्म आपको पता है क्या होगी भाई? x - x1 x - x2, पहले x क्या आएंगे, फिर y - y1 y - y2 प्लस z - z1 और z - z2 बराबर 0। यहां पर गलती मत कर देना जल्दबाजी में। अब मान रखना है x1 x2 y1 y2 z1 z2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है थोड़ा सा, तो ये आपके पास गोले की व्यास रूप में समीकरण आ जाएगी। आसान है, वैल्यू ही पुट करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो व्यास रूप से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द इक्वेशन, ये आपके पास थोड़ा सा नंबरिंग लगाते रहते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। 1 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ताकि आपको कल पूछो भी सर ये किस क्वेश्चन में डाउट है तो वो थोड़ा सा हमें याद रहे। 4 नंबर क्वेश्चन भाई, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण चाहिए। करना क्या है, जनरल रूप लिखनी है। अगर आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन तो बहुत ज्यादा आसान है, अगर नहीं है तो इसको हम निकाल के देखते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल आने वाला है। लगभग ये मान के चलो अगर हम 50 क्वेश्चन करते हैं तो 10-15 क्वेश्चन में ये एज इट इज काम अपने काम आएगा, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन गोले की जो जनरल समीकरण है वो होती है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। तो u v w और d का मान निकालना है। तो चूंकि ये बिंदु 0 0 से गुजरता है तो d का मान 0 0 0 से गुजरता है, तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो जैसे 0 0 से गुजरेगा तो d बराबर 0 हो जाएगा। d बराबर 0 रखते आपके पास इक्वेशन आ गई है x² y² z² प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz बराबर 0। a 0 0 से गुजरता है, a 0 0 से गुजरता है तो आपके मान y और z का मान 0 करा, यहाँ पर a² किया प्लस यहाँ पर 2u किया, बाकी 0 है। तो यहां से आप u का मान निकालोगे तो इस साइड जाके माइनस का a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा भाई, u का मान -a/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 0 से गुजरेगा तो यहां से आप देखोगे v का मान है वो -b/2 हो जाएगा, और 0 0 c से गुजरेगा तो इसका मान w का मान है वो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास c/2 हो जाएगा। तो जैसे ही मान हम यहां पर रखते हैं u v w का, या यहां से 2u का मान -a 2v का मान -b 2w का मान -c रखते हैं, तो आपके पास जो गोले की समीकरण आएगी वो आपको ये ध्यान रखना है क्या आएगी, x² प्लस y² प्लस z² माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz प्लस नहीं आएगा, यहां पर 0 ही आएगा बराबर 0। तो ये समीकरण है वो आपको ध्यान रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 बिंदु हैं 0 0 0 a 0 0 0 b 0 0 0 c,
इनसे गुजरने वाली गोले की समीकरण है वो आपके पास है वो ये आएगी। बिल्कुल सही बताया है भाई एक्स नागर जी। तो इसका ध्यान रखना, इसका सेंटर क्या है। अगर सेंटर पूछ लेते हैं केंद्र क्या है आपके पास, यहां से देखोगे तो एक्स के गुणांक के हाफ का आधा a/2 b/2 और c/2 ये इसका सेंटर है। तो इन चार बिंदुओं से गुजरता तो सेंटर इसका हाफ और इसका हाफ a/2 b/2 c/2 ये इसका सेंटर है। और इसकी रेडियस की बात करें तो यहां से हम रेडियस निकालते हैं तो आ जाएगा a² 4 b² 4 प्लस c² 4 क्योंकि कांस्टेंट तो 0 है अंडर रूट तो जैसे 1/2 बार आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² का अंडर रूट। तो ये इसकी रेडियस है। तो इसका रेडियस भी ध्यान रखना है और इसका केंद्र भी ध्यान रखना है। ये इसका सेंटर है। चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण, चार बिंदु कौन से, ये वाले हैं भाई, यानी कोई भी चार बिंदु हैं। ये चार बिंदु हैं जिसमें ये ओरिजिन है, ये आपके पास a00 है, यानी कि ये बिंदु कहां पर, इसको हम डायग्राम ले देखें तो आपके पास ये बिंदु कहां पर हैं, ये 00, ये आपके पास a00 अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है तो 0b0 और ये आपके पास 00c और ये आपके पास 000 ये O है। तो इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाला, इन चार बिंदुओं से गुजरने वाला जो गोले का समीकरण है वो आपके पास ये होगा। ध्यान रख लेना है, बार बार यूज आएगा। अब अपन बार बार इसको डिराइव न करके ध्यान में ही रखेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भी एक बार क्या पूछा गया है। द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद ये, क्या पूछा आपसे पूछा है कि द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी ऐसे गोले का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरता है एंड इंटरसेप्ट लेंथ ए बी सी ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो ए बी सी लंबाई के अंतःखंड काटता है। यानी आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जो आपके पास मूल बिंदु से गुजरता है और ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है, यानी a00 0b0 0 0 c और ये बिंदु आपके पास O है वो 0 0 0। लैंग्वेज ही बदली, सिर्फ ऐसे गोले की समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरता है और एक्स वाई जेड एक्सिस पे ए बी सी लंबाई के अंतःखंड काटता है। यानी इन चार बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण आपको चाहिए। तो अब मुझे इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बोल दोगे सर ये तो अभी निकाला है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस या प्लस माइनस का ax माइनस का by माइनस सी जेड बराबर 0, ये आपके पास आ गया है इस गोले का समीकरण। सेम बिल्कुल एक्शन आगे जी बोले सर सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो लैंग्वेज चेंज की और कुछ भी नहीं किया है, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, चलो सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द प्लेन ए बी सी हुज इक्वेशन इज x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c। तो ये अगर हम देखें समतल, ये समतल आपके पास क्या है, x एक्सिस पे a लंबाई के अंतःखंड काटता है, y पे b लंबाई का, z पे c लंबाई का, तो ये समतल है वो यहां से गुजरेगा, ये आपके पास ओरिजिन है। मीट द एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड इन ए बी सी, ये a है, ये b है, ये c है, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। क्या बोला, ये समतल है, ये समतल x y z एक्सिस को a b c पर मिलता है। तो हम जानते हैं भाई ये समतल तो कौन सा अंतःखंड फॉर्म है, तो ये a लंबाई है, ये b लंबाई है, ये c लंबाई है, ये a00 0b0 0 0 c। इफ o इज ओरिजिन, o आपके पास मूल बिंदु है, देन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी से गुजरने वाला गोले का समीकरण क्या होगा भाई बताओ। इन चार बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण आप बोल दो कि सर ये तो वापस आपने वही बता दिया, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस सी जेड बराबर 0। बिल्कुल सेम वही चीजें हैं,
क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रहा है, आंसर सेम है, या मैं बोलूं जो चीज है वो सेम ही है। तो इस प्लेन है एबीसी, प्लेन है समतल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्स पे एबीसी पर काटता है या मिलता है, तो हम जानते हैं समतल से आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे क्या होगा आपके पास, एक्स एक्सिस पे आपके पास वाई और जेड जीरो, ये जीरो रखा, एक्स बराबर ए, तो ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो, जीरो जीरो सी, हमने समतल में देखा था ये चीजें। तो ये बिंदुओं से काटता, तो ये बिंदु मिलेंगे, वो मूल बिंदु है, चार बिंदुओं से गुजरने वाला, इन चार बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण है वो यही आएगा। देखा कितना इंपॉर्टेंट है वो, अगर आपको पता एक बार तो इसको तो याद रखना है। अगर आपसे कोई नींद में उठाकर पूछ ले भाई ये चार बिंदु हैं, इन बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण बताओ, तो आपको यहां पर ध्यान रहना चाहिए ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर, टेट्राहेड्रन चतुष्फलक के आपके पास चार जो फलक हैं, चतुष्फलक के जो फलक आपके पास वो चार फलक कौन कौन से बता रहा है ये, एक तो बता रहा एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो का मतलब आपके पास वाई जेड प्लेन है, ये प्लेन है, y बराबर जीरो का मतलब आपके पास एक्स जेड प्लेन है, और z बराबर जीरो का मतलब एक्स वाई प्लेन है, और ये समतल है, तो ये समतल आपके पास ये हो गया, ये समतल आपके पास ये हो गया। तो ये चतुष्फलक बन रहा है जिसका फलक, एक फलक ये वाला है, दूसरा फलक ये वाला है, तीसरा फलक ये वाला है, और चौथा फलक इसके बाहर की साइड जो हमें दिख रहा है, ये बाहर की साइड प्लेन से बन रहा है। ये चार फलक हैं, इन चार फलक को सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से इनको टच करने वाला जो आपके पास बनता है ब्रीवर्त एक प्रकार से है, उस गोले का समीकरण बताना है, उसे गोले का आपको समीकरण बताना है जो इन चारों को क्या करता है, टच करता है एक प्रकार से। तो आपको क्या करना है, ये अगर चार बिंदु मिल जाएं, ये चार बिंदु अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका काम है वो हो जाएगा। ये यहां से हम ये नहीं बोल सकते 0 0 होगा, बट हम ये जानते हैं कि एक प्लेन जो आपके पास समतल से मिलता है फलक, एक एक्स वाई प्लेन, एक एक्स जेड प्लेन, इन तीन से सोल्व करेंगे तो आपके पास ये बिंदु ए आ जाएगा। फिर दूसरे तीन, एक एक्स वाई प्लेन और वाई जेड से करेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा, इसी प्रकार सी आ जाएगा। और यहां से हम देख रहे हैं ये तो ओरिजिन है, तो एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, तीनों फलक जहां मिलते हैं वो आपके पास ओरिजिन है। तो अब हम देखें यहां से इन दोनों को लेते हैं और इसको लेते हैं, x बराबर जीरो यानी कि आपके पास x बराबर जीरो का मतलब x वाई जेड प्लेन, y बराबर जीरो का मतलब x जेड प्लेन, और ये तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट c निकालना है, तो 1 2 और 3 इसका यूज करते हैं। x बराबर जीरो, y बराबर जीरो रखा तो आपके पास z का मान कितना आ गया, c आ गया है, तो ये आपके पास 0 0 c। अगर आपको निकालना a कोऑर्डिनेट तो ये प्लेन आपके पास कौन सा है, y बराबर जीरो, ये आपके पास है z बराबर जीरो, तो y बराबर जीरो, z बराबर जीरो, इससे देखेंगे तो आपके पास y z जीरो रखो तो x का मान कितना आ गया, a आ गया है। तो ये बिंदु आप देखोगे वापस a 0 0, सिमिलरली ये बिंदु 0 b 0 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सर वापस ये चार बिंदु आ गए हैं, और इन चार बिंदुओं से गुजरने वाला जो गोला है वो तो हम जानते हैं क्या होगा, अभी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर जीरो। कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये भी देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। हमने चार देखे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, चार क्वेश्चन देखे हैं जो आंसर सेम है बट लैंग्वेज चेंज कर रहा है। कोई भी लैंग्वेज चेंज करो, अगर हमारी ज्योमेट्री में पता है डायग्राम कैसे बनता है रफली, अगर डायग्राम बना लिए हैं तो हम देख सकते हैं चार बिंदु से गुजरने वाला गोले का समीकरण है वो ये हो जाएगा। तो बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या, आज का टाइम है वो हो गया है, यहां तक समस्या नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व करके ये आपका होमवर्क है, अगर आप सोल्व नहीं करोगे तो नुकसान देखो आपका ही है भाई। इसको सोल्व करना और नेक्स्ट क्लास में पूछोगे तो मैं बताऊंगा, अगर सोल्व नहीं करोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा भाई। जब आप ही मेहनत नहीं कर रहे हो, आपका एग्जाम है, तो मैं फिर बेवजह मेहनत क्यों करूं। आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर दे रहा हूं, आप सोल्व करना है और ग्रुप में भेजना है।
और नहीं आए तो बोलना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको सभी को ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना भाई। लास्ट टाइम 5-6 क्वेश्चन पूछे गए यहां से। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, गोले की समीकरण जो इन बिंदुओं से गुजरता है और सेंटर है वो इस प्लेन पे लाई करता है। हालांकि इसमें ऑप्शन होते तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इन तीनों बिंदुओं से हम संतुष्ट करवा लेते और आपके पास गोले की समीकरण आ जाती। बहुत ही ज्यादा आसान था भाई। सेंटर इससे लाई कर रहा है तो सेंटर को देख लेते उस गोले का समीकरण कौन से का जो केंद्र है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो अगर यहां से ऑप्शन बनता है, 4 ऑप्शन बना भी सकते हैं हम, जो उसका उत्तर होगा उसके आसपास, तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर भी आपको थोड़ा सा मेथड से भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में। यदि ये इक्वेशन आपके पास गोले की समीकरण है जहां पर ए बी सी के कांस्टेंट है, तो आपको इसकी रेडियस बतानी है। ये जनरल फॉर्म आपके पास है, यहाँ पर ए बी सी के कांस्टेंट है, तो अगर ये गोले को संतुष्ट करती है तो आपको इसकी त्रिज्या बतानी है। गोले को संतुष्ट करती कोई भी द्विघात समीकरण तो हमने देखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो गुणांक है वो समान होगा, और आपके पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म है वो नहीं आएंगे, यानी कि एफ जी एच का मान 0 होगा। तो वहां से इसका यूज करके आप रेडियस निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टच द स्फीयर, इस गोले को टच करती है एट इस पॉइंट पर एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस बिंदु से गुजरता है, इस पे टच करता है, इसको मतलब इस बिंदु से भी गुजरेगा। तो ऐसा देखो जो इन दोनों से गुजरता है संतुष्ट करता है, तो हो सकता है आपको एक ही मिले यहाँ पर जो इन दोनों से गुजरता है। तो बहुत आसान है, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, एक समतल है जो इस फिक्स बिंदु से गुजरता है एंड कट एक्सिस इन एबीसी, एबीसी पर वो कट करता है, देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए स्फीयर ओ एबीसी, तो जो ओ एबीसी आपके पास स्फीयर बनेगा ना गोला, उस गोले के केंद्र का बिंदु पथ आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में। नेक्स्ट है स्फीयर ऑफ रेडियस के, त्रिज्या के का गोला जो ओरिजिन से गुजरता है और एक्सिस पर एबीसी पर मिलता है, देन द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का जो केंद्रक है वो बताना है भी इस गोले पे लाई करेगा। क्या बोल रहा है, एक के रेडियस का एक आपके पास क्या है, एक गोला है जो निर्देशीय अक्षों पर एबीसी पर मिलता है, तो आपको बताना जो त्रिभुज एबीसी में बनेगा ना, उस त्रिभुज का जो केंद्रक है वो इस गोले पे लाई करेगा। जी आपके एग्जाम्पल है उस बुक में, बट मैंने यहाँ पर शामिल किए ताकि आप इस बहाने से क्वेश्चन है वो कर लें। 2 के रेडियस का एक कोई आपके पास गोला है जो एक्सिस पे ए बी सी पर मिलता है, तो आपको लोकस बताना है सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक जो बनेगा उस चतुष्फलक का जो केंद्रक है उसका बिंदु पथ बताना है कि ये होगा। ये आपको ओएबीसी जो आपका क्या है चतुष्फलक है उसके केंद्रक का बिंदु पथ आपको बताना है कि ये वाला होगा। ठीक है, तो अगर इसके ऑप्शन बनाने हैं तो यहाँ पर ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर 2k स्क्वायर, या बीच में माइनस आ जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करके ऑप्शन भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला है 25 लास्ट क्वेश्चन, ए प्लेन थ्रू ए फिक्स पॉइंट, जो इस बिंदु से गुजरता है, तो सो दैट आपको दिखाना है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ओरिजिन, यानी एक समतल है जो इस बिंदु से गुजरता है और मूल बिंदु से इस समतल पर अगर हम लंब डालें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लंब पाद के निर्देशांक का जो बिंदु पथ है वो हमेशा एक स्फीयर होगा। ये हमने समतल में किया भी था, शायद लास्ट क्वेश्चन था कि आपके पास एक कोई भी एक समतल है, ये वाला समतल है जो इस बिंदु से गुजरता है, बिंदु ए बी सी से गुजरता है, तो ओरिजिन से इस पे लंब पाद एम मान लेते हैं कोई, तो एम का बिंदु पथ बताना है। तो हमने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ ओ एम परपेंडिकुलर होगा किसके, ए एम के, और परपेंडिकुलर होता डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास एम का बिंदु पथ है वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम समतल में भी कर चुके हैं, और आपको देखोगे कि इसका जो आएगा वो आपके पास एक गोला आता है, वही गोला जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वापस आ गया, देख लो भाई, मैं बोला हूं बहुत बार यूज आएगा ये समीकरण, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना,
तो ये आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से बन सकते थे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर से, और त्रिभुज है, चतुष्फलक है, या कोई समतल का यूज करके कोई बिंदु पथ से ये क्वेश्चन है बन सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर लगभग अपन ने कितने क्वेश्चन है भाई, लगभग 15 क्वेश्चन तो आराम से हमने इस टॉपिक से देख लिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं तो आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्का हो जाएगा। इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आपने जो मैंने यहाँ थ्योरी पढ़ाई है, ये क्वेश्चन बताए हैं, और थोड़ा सा काम आपको अपनी तरफ से भी कर लेना है, जो कुछ एग्जाम्पल बच गए हैं या कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको आप कर लेना। हालांकि जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कंसेप्ट वाले, वो लगभग यहाँ पर मैं आपको करवा दूंगा, यहाँ पर आपको लिख कर दे दूंगा। तो ये होमवर्क भी अगर आपने ईमानदारी के साथ कर लिया है तो 3D से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। अब आपको छोटा सा एक ही काम करना है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। आपके पास बुक है, पहले खुद ट्राई करना, फिर बुक की हेल्प लेना और ग्रुप में भेज देना है, ताकि कुछ साथी जो आलसी प्रवृत्ति के हैं उनका भी भला हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि बाद में देखेंगे वीडियो तो उनको कैसे होगा, तो इससे क्या आपकी तैयारी हो जाएगी। आप क्वेश्चन करोगे तो उस क्वेश्चन को आप भूलोगे नहीं और दूसरों का हेल्प हो जाएगी, तो उनकी दुआ भी काम आ जाएगी आपके। तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई, तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। कल आपके पास ट्यूसडे है ना, तो कल मिलते हैं वापस इसी समय पर। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो ग्रुप में लिख देना, या अभी भी आप बता सकते हो ताकि मैं उसको रीड कर लूंगा।